हम कल वाले टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं म्यूटेशन वाले पे। और म्यूटेशन में हमने जो कहा था कि म्यूटेशन को हम डिफरेंट जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन क्या आया था म्यूटेशन का। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि म्यूटेशन साइज के आधार पर था, जिसमें हम जो कल वाला थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हम म्यूटेशन को हमने साइज पे बांटा था। साइज में हमारा दो प्रकार का था, कौन कौन सा बोलते जाओ सर? क्रोमोसोम म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है ना। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम ट्रू म्यूटेशन नहीं कहते हैं, बिकॉज इसमें जीन चेंजेस होते हैं, जीन का स्विच ओवर होता है, डुप्लीकेशन, डिलीशन, एडिशन, रोटेशन, ये सारे जीन चेंज होते हैं। इसलिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन को कभी भी ट्रू म्यूटेशन नहीं माना जाता है। जो हमारा पॉइंट म्यूटेशन है उस पॉइंट म्यूटेशन को ही हमारा ट्रू म्यूटेशन माना जाता है, ठीक है। फिर हमने इस पॉइंट म्यूटेशन को अगेन लिया था कि पॉइंट म्यूटेशन हमारे दो कितना प्रकार के होते हैं, तो हमने दो बांटा था। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट हमने दो बांटे थे, कौन कौन से थे हमारे? डिलीशन, एडिशन और डिलीशन एंड एडिशन, एडिशन एंड डिलीशन, ठीक है। इसमें दो थे हमारे ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन या इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन वगैरह क्रोमोसोमल में थे, इसमें नहीं थे, है ना। तो हमने इसको, ये इसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली क्या है, इनको कहते हैं चेंज इन सिंगल नाइट्रोजन, यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इस ढंग से है। तो किसी एक नाइट्रोजन बेस में भी चेंज आएगा तो उसको हम कहेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसको हमने लिया था कि अगर सिर्फ टी की जगह जी आ गया, सपोज यहाँ टी था और टी की जगह मान लीजिए सपोज यहाँ टी हट गया और टी की जगह क्या आ गया, इसमें से यहाँ पर जी आ गया, तो इसको कौन सा म्यूटेशन कहेंगे ज्योति? सर टी की जगह अगर जी आ जाए तो मतलब सर प्यूरिन से पिरिमिडीन चेंज हो रहा है तो सर इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन। ट्रांसवर्जन, पुरीन पिरिमिडीन से रिप्लेस हो, पिरिमिडीन पुरीन से हो। यस सर, यस सर। अगर मान ली वो हमारा यहाँ बेसिकली हमारा क्या था, यहाँ पर टी था, टी की जगह सपोज यहाँ अब आ गया सी आ गया, देन ये कौन सा हो जाएगा? ये ट्रांजिशन हो जाएगा, ये ट्रांजिशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए टी डिलीट हो गया यहाँ से, जो टी था हमारा टी डिलीट हो गया यहाँ से, तो अब क्या हो जाएगा, ये और तीन का पढ़ेंगे ये कौन सा हो गया? डिलीशन है, लेकिन फ्रेम शिफ्ट है। जब तक एक ही अंतर आ रहा है, जैसे सपोज पहले ये था हमारा, जब एक ही नाइट्रोजन बेस में अंतर आ रहा है तो उसमें क्या इश्यू होता था कि ये एक अमीनो एसिड होगा, ये दूसरा अमीनो एसिड होगा, ये तीसरा अमीनो एसिड होगा। तो इसमें क्या है, सिर्फ इस अमीनो एसिड में चेंज आ रहा है, चाहे ट्रांजिशन हो या ट्रांसवर्सन हो। तो पूरी प्रोटीन में वाले 50 अमीनो एसिड हैं, तो उसमें से सिर्फ एक अमीनो एसिड में अंतर आ रहा है, चाहे ट्रांजिशन हो ट्रांसवर्सन हो, तो ये ज्यादा नुकसानदायक या डेंजरस नहीं होते हैं। वहीं अगर इसमें से डिलीशन या एडिशन हो जाता है, तो मान लीजिए इस जगह से कहीं डिलीट हुआ तो क्या हो जाता था हमारा ए टी जी टी जी सी टी जी, है ना। ये बेसिकली हमारा टी था यहाँ पर। तो एक जहां से डिलीट हुआ, अब ये पूरी सीक्वेंस द पॉइंट ऑफ एंट्री और डिलीशन से सी हटते ही हमारी क्या है, पूरी अभी तक अमीनो एसिड क्या था, सी टी जी था, वो अमीनो एसिड क्या हो गया, टी जी सी हो गया, या टी जी जो भी आ गया सी हो गया। यानी कि फ्रॉम द साइट ऑफ एंट्री, एडिशन और डिलीशन, द एंटायर प्रोटीन चेंज इज चेंज्ड। क्यों चेंज हो जाती है? उसके आगे सारे नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस अलग हो जाएगी। यानी फ्रेम शिफ्ट को क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बिकॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री, एडिशन और डिलीशन ऑफ ए नाइट्रोजन बेस द एंटायर प्रोटीन चेंज, ठीक है ना। क्यों चेंज हो जाती है? तो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस भी चेंज हो जाती है, इसलिए सारी की सारी प्रोटीन चेंज हो जाती है। इसलिए हम इसे क्या कहते थे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते थे, ठीक है। फिर यहाँ तक हम कल बता चुके थे आपको, जस्ट रिवीजन था। फिर हमने बताया था साइज के आधार पर, साइज के आधार पर क्या होते हैं, अगर वो सॉरी सेल के आधार पर था, हमारे सेल में हमारे दो थे, सोमेटिक और सर जर्म्स और जर्म सेल म्यूटेशन। जर्म्स ये नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, यानी कि ये पास नहीं होते हैं, ये इनहेरिटेबल होते हैं, यानी ये पास हो जाते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और यही हमारा इवोल्यूशन बनाते हैं। जो इवोल्यूशन होता है वो किससे होता है? जर्म सेल म्यूटेशन से होता है, सोमेटिक सेल म्यूटेशन से नहीं होता है। सोमेटिक सेल म्यूटेशन जिस व्यक्ति में होते हैं उसी व्यक्ति में रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन होते हैं। जो कैंसर होता है तो वो जिस व्यक्ति में कैंसर होता है मोस्टली उसी में रह जाते हैं, उसके नेक्स्ट पीढ़ी में पास ऑन नहीं होते हैं। तो सोमेटिक म्यूटेशन का रोल ज्यादा नहीं है, जबकि
जो आपके जेनेटिक म्यूटेशन या जर्म सेल म्यूटेशन का ज्यादा है। फिर हमने दूसरा बताया था क्रोमोसोम के आधार पर, यहाँ भी दो थे, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम। सर हम सेक्स क्रोमोसोम्स को एलोसोम भी तो बोलते हैं ना? यस, एलोसोम भी बोलते हैं, एलोसोम भी बोलते हैं, हेट्रोसोम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक्स होता है एक वाई होता है, इसलिए दो अलग अलग होते हैं, एलोसोम या हेट्रोसोम भी बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम को। ऑटोसोम, तो ऑटोसोम में जो म्यूटेशन होंगे नेचुरली वो जीन जो ऑटोसोम, जैसे एल्बिनिज्म जो एल्बिनिज्म होता है, AKU, PKU, एल्केप्टोयूरिया, फिनाइलकीटोयूरिया, ये सारी की सारी बीमारी क्या है? ऑटोसोम से रिलेटेड है। तो ये सारे ऑटोसोमल म्यूटेशन कहलाएंगे। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी की सारी एक्स या वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड है। टोटल कलर ब्लाइंडनेस भी सेक्स क्रोमोसोमल होगी। टोटल कलर ब्लाइंडनेस है सेक्स क्रोमोसोमल। हाँ बोलो सर, इनमें डिफरेंस क्या होगा कलर ब्लाइंडनेस और टोटल कलर ब्लाइंडनेस में? सर देखिए, जो एक्स और वाई ये कंडीशन होती है, एक्स और वाई क्रोमोसोम नॉन होमोलॉगस होते हैं, लेकिन इनका कुछ पोर्शन जो होता है नीचे का ये होमोलॉगस होता है। तो आप जाते हैं क्रॉस, ये क्या है? होमोलॉगस पोर्शन है, और ये क्या है? नॉन होमोलॉगस है। जो होमोलॉगस पोर्शन होता है उस पे जो जीन होती हैं वहां क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है, ये आप जानते भी हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर सदा होमोलॉगस में होती है, यानी पेयर्ड जीन होती हैं। तो जो एक्स और वाई क्रोमोसोम का जो होमोलॉगस पोर्शन होता है वहां क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, इसलिए ये जीन जो एक्स और वाई की होमोलॉगस पोर्शन को होती है, वो उनका पोजीशन तो सेक्स क्रोमोसोम है, बट दे बिहेव लाइक ए सेक्स ऑटोसोम, यानी इसका जो क्रॉस बनाएंगे उस पर मेल और फीमेल होने का कोई असर नहीं पड़ता। जबकि जो हमारी सेक्स लिंक्ड डिजीज जितनी है उनमें मेल और फीमेल होने से रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। लेकिन जो जीन्स एक्स और वाई के होमोलॉगस पोर्शन को होती हैं उनमें मेल और फीमेल कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वो दे बिहेव लाइक ए ऑटोसोम। जैसे ऑटोसोम में पेयर होता है ऐसे ये करती हैं। तो टोटल कलर ब्लाइंडनेस की चीज हमारी इस पोर्शन पे होती है। जो कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन होती हैं वो हमारी अलग होती हैं, ऊपर वाले पोर्शन में होती हैं। तो उनमें नॉन होमोलॉगस पोर्शन में, तो उनमें अगर फीमेल है तो अलग कंडीशन होगी, मेल है तो अलग कंडीशन होगी। यानी मेल है ये मेल में ये बीमार कहलाएगा, फीमेल में बीमार नहीं कहलाएगा, कैरियर कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन यही कंडीशन अगर उसमें आए तो यहाँ एक्स और वाई से नहीं कहेंगे, हम ये ऑटोसोम पे काम करेंगे। यानी अगर इसको हम बीमार कहते हैं तो ये भी बीमार ही कहलाएगा इसमें। ये यानी अगर मान ली मैंने कोई टोटल कलर ब्लाइंडनेस ली तो क्या कंडीशन होगी? ये नॉर्मल कंडीशन है और ये बीमार कंडीशन है, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जब हम जानते हैं इस वाली कंडीशन में फीमेल में तो ये बीमार है, लेकिन मेल में आपका जो सॉरी हाँ मेल में अगर एक ये कंडीशन है फीमेल में तो ये बीमार नहीं है, लेकिन वहां कंडीशन ऑटोसोम की तरह बिहेव करती है, ठीक है। यही मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो ये होमोलॉगस पोर्शन होता है इस जगह पे, यानी जहां बाई क्रोमोसोम का होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस पार्ट कनेक्ट करता है उस पोर्शन पे भी क्या पाई जाती है? जीन पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? हम TDF कहते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, है ना। और यही जो इंपॉर्टेंट जीन है, ये जीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए? मेलनेस के लिए, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मली क्या है, XX फीमेल है और XY मेल है, लेकिन ये भी पॉसिबल हो सकता है कि XX मेल हो, है ना, ये मेल हो जाए और ये कंडीशन फीमेल हो जाए। XX क्रोमोसोम होते हुए भी वो मेल हो सकता है और XY क्रोमोसोम होते हुए वो फीमेल हो सकता है। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये TDF होता है, यानी जो ये जीन है ये जीन इस जगह पाई जाती है, TDF वाली जीन। तो ये बहुत कम होता है, लगभग लाख में, यानी 1 लाख क्रॉसिंग ओवर में एक बार एक चांस है कि जो क्रॉसिंग ओवर नॉर्मली तो इन के बीच में होती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाई चांस क्रॉसिंग ओवर यहां से हो जाए। जब यहां से हो जाएगी तो इसके रिजल्टिंग जो क्रोमोसोम बनेंगे तो TDF इस
ये जो एक्स है, एक्स विद टीडीएफ होगा और ये वाई विदाउट टीडीएफ होगा। तो मेनली जो मेलनेस है, टेस्टोस्टेरोन सारा किस पे था, टीडीएफ जीन रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक्स में क्या आ गया, टेस्टिडिनाइन फैक्टर आ गया, यानी अब ये एक्स बिहेव करेगी बाई क्रोमोसोम की तरह, और इस वाई के पास टीडीएफ नहीं है, ये बिहेव करेगा एक्स क्रोमोसोम की तरह। ये चांसेस 1 लाख में 1 का होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे बकरी वगैरह में भी दिखता है, ये गोट वगैरह में वहाँ चांसेस थोड़े ज्यादा है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता। तो ये पॉसिबिलिटी है अदर एनिमल्स में भी, डिफरेंट एनिमल्स में, कि क्रोमोसोम का जीनोटाइप XX होते हुए भी वो एनालिसिस करने पे एक्सेस वो क्या हो सकता है, वो फीमेल हो सकता है, और XY हो सकते हैं वो फीमेल हो सकता है, पर ये चांसेस बहुत रेयर होते हैं। ठीक है ना। उसका कारण ये है कि जो टीडीएफ है वो जंक्शन ऑफ होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस पोर्शन ऑफ द बाई क्रोमोसोम पाया जाता है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट जो हम चल रहे थे, तो हमारा ये हो गया था, ट्रांजिशन हो गया, ट्रांसफर्शन हो गया। अब क्या कह रहे थे हम, अब आते हैं सेल पे भी हो। बोलो क्या बोल रहे हो। सर नहीं, हम ये कह रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सेल भी हो गया सर। नेक्स्ट हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल हो गया, 3 हो गए। आप ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप। ये भी आप जानते हैं फिनोटाइप 2 होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो अगर इफेक्ट क्विक दिखता है तो उसे डोमिनेंट म्यूटेशन कहते हैं, और इफेक्ट अगर रिसेसिव, दोनों जीन जब हो जाती हैं एक नेक्स्ट जनरेशन में, उसे क्या कहते हैं हम, रिसेसिव कहते हैं। तो आप जानते हैं आर कंडीशन थी, ये जो कंडीशन आती थी हमारी ड्रैग, टॉल, ड्वार्फ, ये सब क्या है, जितने भी हम अल्टरनेटिव फॉर्म है ये सब म्यूटेंट हैं। जैसे हम कह रहे थे ना कि टॉल है, टॉल का कॉम्बिनेशन ड्वार्फ भी हो सकता है, तो ये टॉल क्या मान ली वाइल्ड है, ये इसका म्यूटेंट वेराइटी है। तो जो हमें करेक्टर दिखने हैं, ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन से हमें डिजीज डिसऑर्डर ही दिखेंगे। म्यूटेशन से हमारी जो एक चीज की डिफरेंट फॉर्म होती है वो भी म्यूटेशन की वजह से बनती है। या रेड कलर था जो, वो व्हाइट हो गया, ये भी क्या है, ये भी म्यूटेंट है। पिंक हो गया, जो भी हो गए। तो एक कैरेक्टर के डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस भी क्या होते हैं, उसके म्यूटेंट होते हैं, जो म्यूटेशन से बने हैं, डिफरेंट टाइम टू टाइम बनते आए और चीजें जनरेट हो गई हैं। उसे हम ड्वार्फ रिसेसिव करते थे, मेंडल क्रॉस में जो लिया है, पर एक्चुअली वो क्या है, जितने अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर जो थी, जिन्हें हम एलील कहते थे, वो बेसिकली क्या है, म्यूटेंट है। ठीक है ना। तो चौथा हो गया हमारा। पांचवा होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। एक ये इंपॉर्टेंट है, देखिए दो सबसे, एक तो साइज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और एक डायरेक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही म्यूटेशन अलग से शॉर्ट नोट में आते हैं। साइज वाला पॉइंट म्यूटेशन शॉर्ट नोट में आता है, फ्रेम शिफ्ट अलग से म्यूटेशन आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन अलग से, तीनों पॉइंट अलग अलग शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। उसकी तीनों अलग कैटेगरी थी। ऐसे ही ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है। अब जैसा मान लीजिए ये वेराइटी थी टॉल, टॉल से सपोज ये ड्वार्फ बन गया, इस म्यूटेशन को हम, यानी फिर ड्वार्फ से और ज्यादा ड्वार्फ बन जाए, मान लीजिए हाइट, जैसे हमें मल्टीपल हाइट है, छोटा और ड्वार्फ बन सकता है, यानी इसकी 5 फीट हाइट थी, इसकी साइज 4 हो गई, ये ड्वार्फ और बने, इसकी 3 फीट हो गई। यानी म्यूटेशन क्या होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन होंगे सर, मोस्टली म्यूटेशन आगे की डायरेक्शन में होते हैं। और वाइल्ड वेराइटी से, जो पहली वेराइटी होती है किसी भी जीन की, किसी भी स्पीसीज जब स्पीसीज डिस्कवर होती है, जो इनिशियली जो जीन होती है उस कैरेक्टर की, उसे हम वाइल्ड कहते हैं। उसके बाद जितने भी कैरेक्टर बनते हैं ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, सारे उसके म्यूटेंट कहलाते हैं। ठीक है ना। और जो एजेंट म्यूटेशन करते हैं, है ना, जितने भी एजेंट हैं जो म्यूटेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जया? सर क्या बोला आपने सर? जो केमिकल म्यूटेशन करते हैं, रेज, केमिकल आइटम्स जो भी म्यूटेशन करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? म्यूटेजेंस, म्यूटाजेंस या म्यूटाजेनिक एजेंट्स। ठीक है ना। तो ये जो जितने भी केमिकल हैं ये डिफरेंट करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए म्यूटेशन जैसे होता है ना, ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते रहते हैं सर। रेयर ऐसा होता है, ये कह सकते हैं हम 99.9% चांस है म्यूटेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी टॉल से ड्वार्फ ही बनेगा, ड्वार्फ से एंड सो छोटा चलता चला जाएगा। या रेड से सपोज पिंक बना, पिंक से सपोज व्हाइट बना, और भी कोई
कलर आ सकता है इसमें, तो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। बेसिकली है क्या, मान लिया अगर रेड को मैं वाइल्ड वेराइटी मान लूं, तो पिंक बनते वक्त क्या हुआ, यानी एक ऐसी प्रोटीन थी इस वाइल्ड के पास, ऐसी जीन थी जिससे जो प्रोटीन बनती थी वो कौन सा कलर बनाती थी, रेड कलर बनाती थी। यानी जो वाइल्ड वैरायटी है जिसमें रेड फ्लावर आ रहे थे, उसमें एक ऐसी जीन मौजूद थी जिसकी वजह से फ्लावर का कलर, एक प्रोटीन बनती थी, वो दैट प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलरेशन ऑफ फ्लावर्स। जब इसमें म्यूटेशन हुआ, यानी इस जीन में कोई चेंज हो गया, जो हम कहते हैं सिंगल नाइट्रोजन बेस में चेंज होना म्यूटेशन कहलाता है। और ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हो गया और ये पिंक बन गया, यानी कि आर वाली जीन थी जो, उसके नाइट्रोजन बेस में कहीं चेंज आया, जिसकी वजह से अब ये डिस्टर्ब हो गई, ये खराब हो गई रेड वाली जीन, और अल्टीमेट उसका दूसरा पॉइंट बन गया, से हम पिंक कहने लगे, या रेड से व्हाइट बन गया। वहीं आप देखिए यहाँ व्हाइट बनने को हम खराब नहीं मान रहे, रेड इसको हम बीमारी भी नहीं करें, हम ये नहीं करें कि मटर की बीमारी है कि रेड से व्हाइट फ्लावर बन जाता है। लेकिन इसी का दूसरा कंसेप्ट जब आता है, हमारे जो ब्लैक स्किन कलर है या पिगमेंटेड कलर है आपका, है ना, अल्बिनो जो बन जाते हैं, यानी जिनमें विदाउट पिगमेंट होते हैं। यानी बेसिकली क्या होता है, एक वाइल्ड था जिसपे एक प्रोटीन वाइल्ड है, बेसिकली जो कलर ऑफ स्किन मल्टीपल जीन इफेक्ट है ह्यूमन के अंदर, मल्टी जीन है, यानी कई जीन बनाती हैं, नॉर्मली 4 जीन होती हैं, हम एक जीन का एग्जांपल मान लें अभी। यानी ये जो जीन थी किसी ह्यूमन के अंदर, इसकी वजह से एक प्रोटीन बनती थी, वो प्रोटीन हमारे अंदर क्या है, मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाती थी, जिसकी वजह से कलर चेंज होता है। अब ये मेलानिन क्या होता है, नॉर्मली 4 जीन होती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्से, अलग अलग रेस में अलग अलग नंबर ऑफ जीन है। लेकिन आप ये देख रहे हैं, अगर ये जीन खराब हो जाए जो पिगमेंट बना रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जीन दोनों एक खराब हो गई तो कंडीशन क्या बनेगी, नॉर्मल तो ये जो ब्लैक है बिल्कुल, ये कंडीशन आ गई। लेकिन अगर ये दोनों ही खराब हो गए तो ऐसे व्यक्ति में क्या होगा कि जो ये पिगमेंट बनाने वाली जीन है वो जीन खराब हो गई है, जिसकी वजह से उसमें ये मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता है स्किन में, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, एल्बिनो हो जाते हैं, जिनकी बॉडी पूरी व्हाइट, बाल से लेके हेयर वगैरह पूरी स्किन व्हाइट होती है, व्हाइट होती है ना। और यही देखिए अंतर, देखिए हम व्हाइट होने को बीमारी हम मटर में नहीं कह रहे थे, लेकिन इंसानों में उसी को हम क्या कहने लगे, डिसऑर्डर कहने लगे। भाई नेचर ने तरीका नहीं बदला है, नेचर के लिए दोनों ही म्यूटेंट हैं, चाहे एल्बिनो हो चाहे व्हाइट हो, नेचर के में दोनों ही म्यूटेंट हैं। लेकिन चूंकि हमारा फोकस इंसानों पर रहता है तो हमने उसको डिसऑर्डर नहीं कहा, जबकि प्रोसीजर दोनों का सेम है, लेकिन हमने दूसरा हम इसको डिसऑर्डर कहने लगे, एल्बिनो को। डिसऑर्डर क्यों है, बीमारी क्यों है एल्बिनो, तो म्यूटेशन जो, यानी वाइल्ड से म्यूटेंट बन गया, और म्यूटेंट का हमने क्या लिया था कि ये कंडीशन हो सकती है कि ये जो वाइल्ड थी, यहाँ हमारी एक जीन थी जिसकी वजह से क्या होता था, हमारा ब्लैक कलर होता था, बी कैपिटल जीन थी, यानी ब्लैक के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। इसमें म्यूटेशन हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने के बाद ये कंडीशन आ गई कि इसमें से ये जीन खराब हो गई और ये एल्बिनो हो गए, और जिसको हमने क्या कहा, स्मॉल बी कह देते हैं। तो लोकस तो चेंज होगा ही नहीं। अब बैकवर्ड में क्या है, दोबारा ब्लैक बनना है, दोबारा ब्लैक बनना है, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, आई थिंक मैं बता भी चुका था आपको। सुप्रेस म्यूटेशन का भी एग्जांपल। हाँ वही है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है कि जिस जगह ये म्यूटेशन हुआ था, स्मॉल बी बनी थी, उसमें दोबारा म्यूटेशन हो जाए और दोबारा ये ब्लैक बन जाए फिनोटाइप, पर सेम जगह पे म्यूटेशन होने के चांस बहुत ही मिनिमम होते हैं, मतलब 0.001 में नहीं, एक जगह म्यूटेशन जहां हो गया है उसी नाइट्रोजन इसको दोबारा चेंज हो नेचुरली, आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी हम बात कर रहे हैं नेचर में जो होता है, ये बहुत रेयर चांस होते हैं कि नेचर में सेम पॉइंट पे म्यूटेशन हो। इसीलिए हम कहते हैं ये दोनों ही क्या है, बैकवर्ड है। लेकिन ये चांस होने के बहुत कम है सेम साइड पे हो जाए। लेकिन इसके अपोजिट ये हो सकता है कि ये बी यहां का यहां बना रहा है, लेकिन एक नया म्यूटेशन हो गया दूसरी जगह पे, सपोज यहां पर,
और म्यूटेशन होकर ये प्रोटीन यहाँ खराब हो गई थी ब्लैक बनने वाली, ये ब्लैक बनाने वाली प्रोटीन बनाने लगा। तो क्या है इसमें, म्यूटेशन तो हुआ बट किसी दूसरे प्लेस पे हुआ, लेकिन उसकी वजह से फिनोटाइप आपका वाइल्ड आ गया। यानी एक नए म्यूटेशन ने पुराने म्यूटेशन के इफेक्ट को क्या कर दिया, दबा दिया। इसीलिए हम इसको क्या कहते थे, सप्रेशन म्यूटेशन भी कहते हैं। सप्रेशन म्यूटेशन यानी ये क्या कर रहा है, ये इसके इफेक्ट को दबा दे रहा है, सप्रेशन म्यूटेशन। तो शॉर्ट नोट्स नॉर्मली बैकवर्ड म्यूटेशन नहीं आता, शॉर्ट नोट कई बार सप्रेशन म्यूटेशन पे आ जाता है। यानी पुराना म्यूटेशन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक सप्रेशन म्यूटेशन क्या है, ए न्यू म्यूटेशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ओल्ड म्यूटेशन। एक नए म्यूटेशन ने पुराने म्यूटेशन के इफेक्ट को क्या है, खत्म कर दिया फिनोटिपिकली। एक्चुअली बेसिकली देखें तो यहाँ तो एक ही म्यूटेशन था, बल्कि यहाँ 2 म्यूटेशन हो गए संख्या के साथ देखें। लेकिन फिनोटिपिकली क्या है, ये वाइल्ड हो गया, जो हमारी ये थी वही ये हो गई, ये वाइल्ड हो गया। इसलिए ये जो हमारा ये वाला म्यूटेशन है, इसमें वाइल्ड आ गया, तो ये क्या है, सप्रेशन म्यूटेशन है, या न्यू म्यूटेशन विच सप्रेस द फिनोटाइप ऑफ ओल्ड म्यूटेशन। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सप्रेशन म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये अब एक वर्ड और आता है, साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है कि साइलेंट म्यूटेशन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या आप जानते हैं कि एक अमीनो एसिड, वन अमीनो एसिड कैन बी कोड बाय मोर देन वन कोडन। जैसे सपोज मान लिया कोई अमीनो एसिड है एक्स, इस एक्स अमीनो एसिड को एयूजी कोड करता है और सीयूजी भी कोड करता है और जीयूजी। आप जब अमीनो एसिड हम पढ़ेंगे, इसका अमीनो एसिड लेते हैं तो आपके खत्म हो जाएगा। ये 3 चीज कोड कर रही हैं। मान लिया एक डीएनए था, जिसमें सपोज कोई डीएनए था, इसमें था ए टी जी सी ए यू जी टी जी सी, ये था, और ऐसी 3, चलिए इसको, ये था 3 3 3 म्यूटेशन बनते जा रहे हैं सेम। यानी ये A1 को कोड कर रहा है, ये मान लीजिए X वाला अमीनो एसिड इसको कोड कर रहा है, और ये A3 या ऐसे अमीनो एसिड 1 2 3 को कोड कर रहा है। अब इसमें मान लीजिए म्यूटेशन हुआ और एक ही जगह चेंज हुआ और क्या आ गया, G आ गया, नई सीक्वेंस बनी TGC GUG TGC 1 2 3। ये A1 एक्चुअली तो यहाँ क्या, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो एक ही जगह क्या आ गया, G आ गया है। और ये किस म्यूटेशन का प्रकार है, प्रियंका, कौन सा म्यूटेशन है ये, A रिप्लेस बाय G। सर ट्रांजिशन होगा, क्योंकि ट्रांजिशन होगा क्योंकि एडेनिन से ग्वानिन, पुरीन से पुरीन रिप्लेस हुई है, तो म्यूटेशन है। लेकिन फिनोटाइप क्या है कि ये जो जीयूजी है ये भी इसी को कोड करता है। तो प्रोटीन चेन में यहाँ भी इस प्रोटीन चेन का सीक्वेंस A1 X A3 थी, और दूसरे में भी A1 X और A3 थी। तो यहाँ क्या है, बेसिकली क्या है, म्यूटेशन होने के बाद भी फिनोटाइप में चेंज नहीं आया। और ये ऐसा साइलेंट म्यूटेशन क्यों होते हैं, बिकॉज वन अमीनो एसिड कोड बाय मोर देन वन कोडन। तो ऐसे अमीनो एसिड जिनके एक साथ कोडन होते हैं और उनमें एक अगर एक चेंज होता है और सेम कोडन आ जाता है दूसरा वाला जो उसी अमीनो एसिड को कोड करता है, तो प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस में अंतर नहीं आता। क्यों, जैसे इस एग्जांपल में एक ही अमीनो एसिड को एक साथ अमीनो एसिड कोड करे, तो ऐसे म्यूटेशन को क्या कहते हैं, साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। यानी म्यूटेशन एक्चुअली अकर बट देयर इज नो चेंज इन द फिनोटाइप। म्यूटेशन तो हुआ लेकिन उसके फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं दिखा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है।